मैं हरिदास मीणा, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र में अरस्तु के राजनीतिक चिंतन पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले अरस्तु की जीवनी को देखना बहुत ज़रूरी है, अध्ययन करना उसका ज़रूरी है। और इसके बाद उसकी विचारधारा और इसके बाद अरस्तु की पुस्तकें, और पुस्तक में भी उसकी प्रमुख पुस्तक पॉलिटिक्स है, उस पर उसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू में अरस्तु की जीवनी पर चर्चा करते हैं। आज विश्व अरस्तु से एथेंस के विचारक के रूप में परिचित है, किंतु वह एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। उसका जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहाँ उसके पिता शाही चिकित्सक थे। स्टेगिरा की परंपरागत संस्कृति यूनान से भिन्न थी। मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अरस्तु का पालन पोषण संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। 17 वर्ष की अवस्था में वह प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एथेंस आया और उसकी शिक्षण संस्था अकादमी में सम्मिलित हुआ। उसने अपने जीवन के अगले 20 वर्ष अर्थात 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु तक का समय इस अकादमी में विद्याध्ययन में व्यतीत किया। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित था और उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता नाउस कहा करता था। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु अकादमी का प्रधान बनने की आशा करता था, किंतु विदेशी होने के कारण उसे वह पद नहीं मिल सका। यह पद प्लेटो के भतीजे को प्राप्त हुआ, जिससे अरस्तु को कुछ निराशा भी हुई। एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु एशिया माइनर गया और वहाँ उसने अकादमी की एक शाखा स्थापित की। उसको यहाँ निमंत्रित करने वाला अतार्नियस का राजा हरमीज था। वह अरस्तु का बहुत सम्मान करता था और उसने अपनी दत्तक पुत्री पीथियस की शादी भी अरस्तु के साथ कर दी। यहाँ अरस्तु के 3 वर्ष बड़े आनंद के साथ बीते। हरमीज के दरबार में उसे ईरान का पतनोन्मुख निरंकुशतावाद देखने का अवसर मिला। इसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया है। उसने हरमीज के दरबार में रहते हुए ही व्यावहारिक राजनीति, अर्थशास्त्र तथा राजतंत्र का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त किया। 342 ईसा में उसे मकदूनिया बुलाया गया और मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर की शिक्षा का भार उसे सौंपा। अरस्तु 6 वर्ष तक यहाँ रहा। सिकंदर अपने गुरु अरस्तु का बहुत अधिक सम्मान करता था। 335 ईसा पूर्व में सिकंदर ने राजगद्दी पर बैठते ही अपने गुरु के विध्वस्त नगर को पुनः बनवा दिया। जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अरस्तु एथेंस लौट आया और वहाँ एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जम गया। एथेंस में उसने अपना एक निजी शिक्षालय स्थापित किया, जो लीसियम के नाम से विख्यात हुआ। वह 12 वर्ष तक इसका प्रधान रहा और इस काल में उसे सिकंदर से बराबर सहायता मिलती रही। 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई, तो अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए वह कैलसिस्को भाग गया, क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप उस पर लगाया जा चुका था। भागते समय उसने कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई।
कुछ व्यक्तियों का विचार है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक न होकर आत्महत्या का परिणाम थी। यद्यपि अरस्तु ने अपने 62 वर्ष के जीवन काल में यूनान के इतिहास का अध्ययन संकटपूर्ण दौर यूनान के इतिहास का अत्यंत संकटपूर्ण दौर देखा था, किंतु जैसा कि फॉस्टर ने कहा है, उस पर अपने समय की हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह समकालीन घटनाओं से बिल्कुल विरक्त रहा। अब देखते हैं अरस्तु की विचारधारा। अरस्तु की विचारधारा यथार्थवादी मानी जाती है, जो कि प्लेटो की आदर्शवादी विचारधारा मानी जाती है। यथार्थवाद से तात्पर्य है वस्तु स्थिति का अवलोकन करना, उसका अनुभव करना और तथ्यों को प्राथमिकता देना तथा वास्तविकता पर ध्यान देना। ये यथार्थवादी विचारधारा के लक्षण हैं। अब है अरस्तु की पद्धति। अरस्तु की पद्धति अध्ययन पद्धति प्लेटो से नितांत भिन्न है। आदर्श राज्य तथा उसकी संस्थाओं की रचना करने में प्लेटो ने कल्पना प्रधान पद्धति को अपनाया था, जिसमें पर्यवेक्षण और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं था, किंतु अरस्तु के वैज्ञानिक अध्ययन ने उसमें तथ्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया, जिसे वह इस प्रकार की कल्पना प्रधान पद्धति को उपयुक्त नहीं समझता था। अरस्तु की प्लेटो के विरुद्ध सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि उसने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में इतिहास, भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं तथा मानव स्वभाव पर यथोचित ध्यान नहीं दिया। अरस्तु ने प्लेटो के विपरीत अपनी समकालीन तथा भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं का सावधानी पूर्वक पर्यवेक्षण और अध्ययन किया। कहा जाता है कि अपनी रचना पॉलिटिक्स से पूर्व उसने लगभग 200 संविधानों का अध्ययन किया। इस प्रकार उसके हाथ में आकर राजनीतिक ज्ञान अनुभव सिद्ध तथा आगमनात्मक हो गया। तथ्यों, इतिहास एवं परंपराओं के प्रति इसी प्रेम ने उसे क्रांतिकारी होने से रोका और वह केवल एक सुधारवादी बन सका। उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण से पूरी तरह इस बात का विश्वास दिलाया कि यदि आदर्श को प्रभावशाली बनाना है तो उसे तथ्यों के विपरीत नहीं जाना चाहिए। तथ्यवादी होने के कारण ही वह प्लेटो की आदर्श तथ्यों, इतिहास और परंपराओं के प्रति इसी प्रेम ने उसे एक क्रांतिकारी होने से रोका और वह केवल एक सुधारवादी ही बन सका। उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण से पूरी तरह इस बात का विश्वास दिलाया कि आदर्श को प्रभावशाली बनना है तो उसे तथ्यों के विपरीत नहीं जाना चाहिए। तथ्यवादी होने के कारण ही वह प्लेटो की भांति आदर्श राज्य का निरूपण नहीं कर सका, वरन उसने विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देकर संतुष्ट कर लिया। सारांश यह है कि अरस्तु की पद्धति प्लेटो की पद्धति से भिन्न है। उसकी अनुभूति प्रधान अथवा आगमनात्मक पद्धति ऐतिहासिक प्रवृत्ति, तुलनात्मक दृष्टिकोण, परंपरा, प्रेम तथा जनमत का सम्मान करने की तत्परता से निर्धारित हुई है। उसकी इस पद्धति ने उसके विचारों को संयमित कर उन्हें मध्यम मार्गी रूप प्रदान किया है। अरस्तु की रचनाएं। अब हम यहाँ देखते हैं अरस्तु ने कौन कौन सी पुस्तकें किसके क्षेत्र पर लिखी हैं। अरस्तु सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी विलक्षण व्यक्ति था। उसने प्राणीशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भाषण का कला, काव्य लेखन आदि सभी विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 400 के लगभग बताई जाती है। राजनीति शास्त्र पर उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएं दो हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है एथेंस का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। हाँ, अरस्तु की अप्रमुख रचना पॉलिटिक्स, इसको देखते हैं। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिकस आज एक पूर्ण
कृति के रूप में उपलब्ध है। यह प्राचीन राजनीति दर्शन का अधिक चक्कर में डालने वाला और सर्वाधिक विवादग्रस्त ग्रंथ है। कुछ विद्वान इसे अत्यधिक महत्व देते हैं, जैसा कि फास्टर का कहना है कि यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है तो वह यह है। इसी प्रकार डॉक्टर जेलर का मत है कि पॉलिटिकस प्राचीन काल से हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण निधि है। उसकी यह कृति राजदर्शन के क्षेत्र में अनुपम देन है। विद्वान बाउले कहते हैं कि अपने विषय पर पॉलिटिक्स सबसे अधिक प्रभावक और सबसे अधिक गहरा ग्रंथ है, जिसका अध्ययन सबसे पहले किया जाना चाहिए। इसके विपरीत डॉक्टर टेलर का मत है कि इतने महत्वपूर्ण विषय का जितना सरल निरूपण इस ग्रंथ में है उतना अरस्तु की किसी अन्य कृति में नहीं है। पॉलिटिक्स के संबंध में इस विवादपूर्ण स्थिति के कारण यह एक पूर्ण कृति नहीं है और सारा ग्रंथ अत्यंत अव्यवस्थित रूप में है। पॉलिटिक्स की इस अव्यवस्था के संबंध में विभिन्न अनुमान लगाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह उन नोटों का संग्रह मात्र है जो उसके व्याख्यानों में से उसके शिष्यों ने तैयार किए थे। कुछ लोगों के अनुसार ये नोट स्वयं अरस्तु ने ही तैयार किए थे, जिन्हें उसने बाद में ग्रंथ के रूप में संकलित कर लिया। इस संबंध में सर्वाधिक संतोषजनक विचार भी यही दिखाई देता है। पॉलिटिक्स में तादाद में और व्यवस्था का अभाव एक तथ्य हो सकता है, लेकिन इस आधार पर इसे एक सामान्य कृति नहीं कहा जा सकता। बार करने इसे सत्य रूप में ही राजनीति के क्षेत्र में मैग्नम ओपस या राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। अब देखते हैं पॉलिटिक्स के अध्याय कितने भागों में विभाजित हैं। पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है, जिसमें क्रमानुसार विषयों पर प्रकाश डाला गया है। वे विषय हैं: पहला भाग, इसमें राज्य की प्रकृति और दासता का विवेचन है। दूसरा भाग, इसमें पूर्व प्रतिपादित सिद्धांतों का ऐतिहासिक अध्ययन और प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचार किया गया है। तीसरा भाग, इसमें संविधान के विभिन्न स्वरूपों का विशेषतः राजतंत्र का विवेचन है। इसके साथ ही इसमें क्रांति और न्याय का वर्णन भी देखने मिलता है। चौथा भाग, इसमें संविधानों का वर्गीकरण कर उनकी आलोचना की गई है। पांचवें भाग में इसमें क्रांतियों के कारणों और उन्हें दूर करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। छठवां भाग, इसमें विशेषतः लोकतंत्र और धनतंत्र का वर्णन मिलता है। सातवें भाग में इसमें आदर्श राज्य का वर्णन है। आठवां भाग, इसमें आदर्श राज्य के वर्णन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के संविधानों एवं उनकी समस्याओं आदि पर विचार किया जाता है। इस प्रकार से अरस्तु की जीवनी, अरस्तु की विचारधारा, अरस्तु की पुस्तकें, इन पर आज इतना ही अध्ययन करेंगे और इसके बाद अरस्तु के विचार हैं उनको बाद में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।